हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित इस यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को, छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहन को, दादा दादी को मंगलमय शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्ते एवं इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी प्रणाम। दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम पिछले सत्र में हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा तक आए हुए थे। अब संज्ञा के उपभेद में तीसरा उपभेद भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी इस सत्र में हासिल करेंगे। तो हम सबसे पहले भाववाचक संज्ञा इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में जरूर जिज्ञासा होगी, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द संज्ञा शब्द से पदार्थ, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण, भाव, दोष, धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु, पदार्थ के गुण, धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम संक्षिप्त में उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले गुणों के बारे में उदाहरण, जैसे कि हिम्मत, चतुराई, अच्छाई, बुराई, बुद्धिमानी, सज्जनता, वीरता, साहस, कायरता, मूर्खता, कुशलता, सच्चाई आदि। अब भाव के उदाहरण देखेंगे, जैसे कि दया, प्रेम, अहिंसा, ममता, अपनापन, हमदर्दी, मनुष्यता आदि। अब दशा के कुछ उदाहरण देखेंगे इस प्रकार: अमीरी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्बलता, मित्रता। ऊपर दिए गए शब्द से किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु का गुण, भाव, धर्म अथवा दशा आदि का बोध होता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, हम भाववाचक संज्ञा का विस्तृत उदाहरण वाक्यों के माध्यम से भी देखेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य: बच्चों में नम्रता का होना जरूरी है। दूसरा वाक्य: मानवता धर्म का पालन कीजिए। तीसरा वाक्य: सरकार दरिद्रता को हटाना चाहती है। चौथा वाक्य: बुढ़ापे की वजह से वह कमजोर बना है। ऊपर दिए गए वाक्य में नम्रता, मानवता, दरिद्रता, बुढ़ापा ये शब्द किसी पदार्थ, वस्तु का गुण या भाव या धर्म भी स्पष्ट
करता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उसके संक्षिप्त उदाहरण एवं विस्तृत उदाहरण को समझते हुए इस मुद्दे को हमने यहाँ पर परिपूर्ण किया है। अब हम अगले टॉपिक में संज्ञा के उपभेद में चौथा उपभेद द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में जिज्ञासा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द संज्ञा से किसी धातु अथवा द्रव्य या द्रव का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से: जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तु धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार से: जिस शब्द से ऐसी वस्तुएं जो गिनी नहीं जाती उसका बोध होता है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हम संक्षिप्त में उदाहरण लेते हैं, जैसे कि धातुओं के नाम इस प्रकार: लोहा, सोना, चांदी, पीतल आदि। ऐसे ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं। दूसरे उदाहरण में रत्नों के नाम हीरा, मोती आदि। तीसरे उदाहरण में खाद्य पदार्थों के नाम फल, मिठाई, चाय, सब्जी आदि। चौथे उदाहरण में अनाजों के नाम गेहूं, चावल, बाजरा आदि। चौथे उदाहरण में द्रव पदार्थों के नाम पानी, दूध, शरबत। आखिरी उदाहरण में अन्य पदार्थों के नाम जैसे कि मिट्टी, चूना, घास आदि। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हम द्रव्यवाचक, द्रववाचक के अंतर्गत दे सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्द या संज्ञा से धातु, रत्न, खाद्य पदार्थ, अनाज, द्रव आदि नापतोल गिने जाने वाले और गिने न जाने वाले धातु, द्रव्य और द्रव का बोध होता है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक अथवा द्रववाचक संज्ञा है। अब हम विस्तृत उदाहरण वाक्य के माध्यम से भी देखेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य: लोहा मजबूत होता है। दूसरा वाक्य: मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में हीरा पाया जाता है। तीसरा वाक्य: दूध को पूर्णान्न कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में लोहा, हीरा, दूध ये शब्द किसी धातु, द्रव्य और द्रव का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उसके संक्षिप्त उदाहरण, साथ ही साथ वाक्य के रूप में विस्तृत उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर सुने, देखे, समझे। अब संज्ञा के अंतर्गत आने वाला पांचवा उपभेद समूहवाचक संज्ञा की विशेष जानकारी इस टॉपिक में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द या संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों,
प्राणियों या वस्तुओं के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जिस शब्द या संज्ञा से सिर्फ समूह समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हम संक्षिप्त में कुछ उदाहरण देखेंगे इस प्रकार, जैसे कि व्यक्ति का समूह, दल, सभा, टोली, गिरोह, लोग, भीड़ आदि। वैसे ही दूसरा उदाहरण प्राणियों का समूह, झुंड, रेवड़ आदि। तीसरा वस्तुओं का समूह, जैसे कि ढेर, राशि, गड्डी, गट्ठर, बंडल आदि। ऐसे कई उदाहरण हम समूहवाचक या समुदायवाचक के दे सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्द या संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द या संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। अब हम उदाहरण में वाक्य के रूप में भी विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य, विद्यालय में छात्रों की समिति गठित हुई। दूसरा वाक्य, जंगल में हाथियों का झुंड जा रहा था। तीसरा वाक्य, नोटों का बंडल बैंक में जाकर बदलना है। ऊपर दिए गए वाक्य में समिति, झुंड, बंडल आदि शब्द या संज्ञा समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके संक्षिप्त उदाहरण एवं विस्तृत उदाहरणों के साथ इसकी जानकारी हमने हासिल की। इस प्रकार संज्ञा के जो 5 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आदि की जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर परिपूर्ण की है। अब संज्ञा के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में इस प्रकार हम देख लेंगे, सुन लेंगे। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, तालिका दी गई है, तो वहाँ पर आप देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में जातिवाचक संज्ञा और तीसरे कॉलम में भाववाचक संज्ञा दिया गया है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हम लेंगे, सदाशिव। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य और भाववाचक संज्ञा में कपटी। वैसे ही दूसरा उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, जातिवाचक संज्ञा पर्वत, भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। वैसे ही तीसरे नंबर का उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा हाथी, जातिवाचक संज्ञा प्राणी, भाववाचक संज्ञा बुद्धिमान। चौथा उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा मोती, कुत्ता,
जातिवाचक संज्ञा प्राणी, भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। आखिरी का उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा चीकू, जातिवाचक संज्ञा पेड़, भाववाचक संज्ञा मधुरता। तो दोस्तों, इस प्रकार आज इस सत्र में हमने विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले 4 भेदों की विस्तृत जानकारी के साथ साथ संज्ञा के अंतर्गत आने वाले 5 भेदों की जानकारी परिभाषा एवं उदाहरणों के साथ हमने यहाँ पर परिपूर्ण की है। इसी प्रकार हम अगले सत्र में सर्वनाम किसे कहते हैं इसको लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यह सत्र संपन्न करने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार सभी छात्रों को एवं दर्शकों को मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।